नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी कौमी इलाक़ाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहाँ पर तेलंगाना असम्बली का मॉनसून इजलास 7 सितंबर से शुरू होगा। इसका काबीना ने फ़ैसला लिया है। तेलंगाना काबीना ने फ़ैसला लिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के लंदन से बरतानिया से के दौरे से वापसी के बाद जो है बहुत सी हंगामा रही हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और फिर मीडिया से खिताब करते हुए तमाम चीज़ों के ऐलानात भी है। और ख़ास तौर पर तेलंगाना मानसून इजलास के मुताल्लिक़ जो है काफ़ी इंतज़ार था मानसून इजलास का, क्योंकि रियासत में जो सूरत हाल फ़िलहाल बारिश की कमी का जो पेचीदा मसला है, अनाज की ख़रीदी का मसला है और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिस पर बहस नागुज़ीर है। तो उसी के हवाले से अब मानसून इजलास के आगाज़ का ऐलान कर दिया गया है। 7 सितंबर से तेलंगाना असम्बली का मानसून इजलास शुरू होगा और इसमें ख़ास तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ डेवलपमेंट हल्के असम्बली हल्क़ेजात की तरक्की पर तवज्जो दी जाएगी। रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अवामी नुमाइंदों से इस बात पर ज़ोर दिया है कि वो जो है अपने अपने मुतल्लिक़ा असम्बली हल्क़ेजात जो है वो असम्बली हल्क़ेजात में अपने जो तरक्याती काम है उन कामों में तेज़ी लाएँ और कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करें और फिर जो है जो अवामी मसाइल जो है वो अवामी वसाइल पर अपनी तवज्जो को है उस पर मरकूज़ करें। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन बराए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है आबपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए हुसूल अराज़ी के जो मामलात ज़ेर इल्तिवा हैं उस पर भी तबादला ख्याल अमल में आएगा। मुमकिन है कि बहस भी होगी, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से ख़ास तौर पर BRS पार्टी प्रोजेक्टों के हवाले से जो तेलंगाना हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत पर बहुत सारे इल्ज़ामात आयद करती आ रही है। बहुत सारे इल्ज़ामात के हवाले से जो है वार किया जा रहा है, हमला लफ्ज़ी हमला BRS कायदीन की जानिब से किया जा रहा है। और फिर फ़ंड्स की जो है इजराई के मामले में तेज़ी लाने, तेज़ी पैदा करने, फ़ंड्स की इजराई में भी फ़ौरी तौर पर फ़ंड्स की इजराई के लिए मालिया की इजराई के लिए भी ज़ोर दिया जा रहा है। काबीनी इजलास में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है। फॉरेस्ट के जो अराज़ियात हैं, जंगलात के अराज़ियात, क्योंकि शहरों की तोसी की जा रही है, 3 जोन्स क़ायम करने का काम क्या कर रही है रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट। और फिर मुजव्वज़ा बल्दी इंतखाबात के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो बल्दी इंतखाबात में 300 बल्दी हल्क़ेजात पर मुश्तमिल बल्दिया को 3 हिस्सों में तक़सीम करते हुए क़ायम करने का काम किया जा रहा है। तो भी इसी के हवाले से जो शहरों की तोसी होगी तो भी जंगलाती इलाक़े कटेंगे और जंगलात के इलाक़े कटेंगे। कांचा जो गच्चीबौली का वाक़या हमने देखा था कि किस तरह से एहतजाज हुआ था जानवरों के जो जंगली जानवर हैं उनकी ज़िंदगियों के हवाले से समाजी जहदकारों ने किस तरह से एहतजाज और वावेला मचाया था। ये तमाम चीज़ें पेश नज़र हैं। इन तमाम उमूर से हट के फिर पार्टियों पर एक दूसरे के जो इल्ज़ामात का है वो तमाम मंजर कशी जो है आने वाले दिनों में हम सामने आएगी। 7 सितंबर से तेलंगाना असम्बली का मानसून इजलास शुरू होगा। और एक ख़बर इसी तेलंगाना के हवाले से ही है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने एक सर्कुलर जारी करते हुए नॉन कैडर अहदेदारों को, पुलिस अफसरान को जो है तेलंगाना में IPS का दर्जा फराहम किया है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी करदा एक सर्कुलर के मुताबिक रविंदर नायक, रविंदर पुली गिल्ला और B श्री बाला देवी और V अरविंद बाबू के अलावा B राजा महेंद्र नायक, B साई श्री, I पूजा और P करुणाकर को IPS अफसर का दर्जा फराहम किया है, स्टेटस उन्हें दिया है। मरकज़ी हुकूमत ने उनके खिदमात के पेश नज़र ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है। तेलंगाना के जो है सीनियर पुलिस अफसरान को IPS का जो नॉन कैडर IPS हैं, नॉन कैडर पुलिस अफसरान हैं, उन्हें IPS का दर्जा हुकूमत हिंद की वज़ारत दाखिला ने फ़राहम किया है। दो अहम ख़बरों से हमने आज की शुरुआत की। एक ख़बर दिल्ली के एहतजाज के हवाले से है। एमएनसिटी ने एहतजाज पूरे जो मामला है जंतर मंतर का, चलो संसद का जो प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट की जो है तहक़ीक़ात की एमनेस्टी की जानिब से तहक़ीक़ात
तहकीकात अमल में आई और तहकीकात में ये बात सामने आई कि नीट जो मुजाहिरीन थे नीट पेपर लीक के ख़िलाफ़ में जो नौजवान मुजाहरा कर रहे थे, चलो संसद प्रोग्राम के दौरान उन पर पैलेट्स का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस बरसाए गए और बरक़ी शॉक वाली लाठियों का भी इस्तेमाल उन पर किया गया। दिल्ली और बिहार दोनों मुकामात पर जहां पर बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, बिहार के सीवान में तो AK-47 का भी इस्तेमाल किया गया था। इस तरह की खबरें निकल कर सामने आई थी और इसके हवाले से हुकूमत ने खामोशी इख्तियार किया था और फिर जवाब देने से कतरा रहे थे। वज़ीर दाखिला अमित शाह हों या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हों, पूरा पार्लियामेंट का मानसून इजलास पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से गैर हाजिर रहे, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से इसी को लेकर मांग की जा रही थी कि जो नीट पेपर लीक के ख़िलाफ़ में जो नौजवान एहतजाज कर रहे थे उन पर लाठियां बरसाने की, पैलेट इस्तेमाल करने की, आंसू गैस छोड़ने की, बरक़ी शॉक वाली लाठियां, इलेक्ट्रिक जो करंट वाली लाठियां होती हैं, उनके इस्तेमाल की इजाज़त किसने दी। यही मांग के साथ एहतजाज कर रही थी अपोजिशन। हस्ब इख्तिलाफ जो है पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अंदर और बाहर एहतजाज चलता रहा और इसी के पेश नज़र जो पार्लियामेंट का इजलास रहा वो 5 अगस्त तक, तकरीबन गालिबन 5 अगस्त तक पार्लियामेंट का इजलास जारी रहा 20 जुलाई से। और पार्लियामेंट के इजलास में गैर हाजिर रहे वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। अब एमनेस्टी की तहकीकात सामने आई है कि ये जो एहतजाज के दौरान पैलेट्स का इस्तेमाल किया गया था और टीयर गैस, आंसू गैस भी इस्तेमाल किए गए थे और बरक़ी शॉक वाले लाठियों का भी नीट के ख़िलाफ़, नीट पेपर लीक के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन पर दिल्ली और जो है बिहार में इस्तेमाल किया गया। इन चीज़ों का ये इंतहाई अफसोसनाक अमल इसको हम कहेंगे। नौजवानों पर, इस मुल्क के नौजवानों पर इस तरह की बर्बरियत के मुताल्लिक़ जवाबदेही तो बनती है। दिल्ली पुलिस मरकज़ी वज़ारत दाखिला के मातहत आती है, हिंदुस्तान भर की पुलिस मरकज़ी वज़ारत दाखिला के तहत आती है और उन्हीं की अहकामात पर उमूर अंजाम दिए जाते हैं। और फिर ये कहना वज़ारत दाखिला ये तमाम चीज़ों से उनका पल्ला झाड़ना जो है वो गैर वाजबी बात होगी। वजाहत करनी चाहिए और अदालत भी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारे मामले पर सुनवाई का सिलसिला जारी है और फिर उस सुनवाई के दौरान बहुत सारे हक़ाइक़ भी निकल कर सामने आ रहे हैं। कहीं नरम और कहीं गरम रवैया जो है सुप्रीम कोर्ट का भी ये सारे मामले की सुनवाई पर सामने आ रहा है। हकीकत बात ये है कि इस्तेमाल हुई है, बर्बरियत की गई है, लाठियाँ इस्तेमाल हुई हैं, लाठीचार्ज हुआ है, पैलेट्स इस्तेमाल किए गए हैं, आंसू गैस इस्तेमाल किए गए हैं। वो सारे शवाहिद भी सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे हैं। वो सारे शवाहिद, सारे वाक़यात के मनाजिर भी सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद हैं। आप इंस्टाग्राम देख लें या फेसबुक देख लें या ट्विटर देख लें या दूसरे अगर आप यूट्यूब चैनल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। मौजूद होने के बावजूद अगर जवाबदेही नहीं बनती है, कोई इसके लिए जवाबदेह सा नहीं आगे आ रहा है, जवाबदेही की जवाबदेह नहीं बनना चाह रहा है और कोई अपनी तमाम सारे वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा है, तो फिर इंतहाई अफसोसनाक बात है। क्योंकि जमहूरियत जो है, जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज का मुकम्मल इख्तियार है, हक़ हासिल है। उसके बावजूद भी अगर आप खामोशी इख्तियार करते हैं बर्बरियत पर, तो फिर जमहूरियत को आप कहीं ना कहीं जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं। 1 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। बिहार में के सिवान में अगर हम बात करेंगे तो AK-47 का इस्तेमाल हुआ, गोलियां चलाई गई, AK-47 राइफ़ल इस्तेमाल किए गए, जो शरपसंद अनासिर, गुंडा अनासिर या फिर तड़ीपार लोगों के ख़िलाफ़ में या फिर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ में इनकाउंटर के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली जो बंदूक़ें हैं उसका इस्तेमाल अमल में आया है। और सिवान का जो है एहतजाज, जो नौजवान एहतजाज कर रहे थे, वो आज भी इंसाफ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इंसाफ की मांगा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे तस्वीर हैं, बहुत सारे वीडियोज़ भी हैं सिवान के, बिहार के सिवान में जिस तरह से जुल्म व बर्बरियत की गई थी उसके शवाहिद मौजूद है। ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों शवाहिद मौजूद हैं। उसके बावजूद भी अगर हुकूमत
नज़रअंदाज कर रही है। बिहार पुलिस की बर्बरियत को, बिहार पुलिस सम्राट चौधरी के ज़ेर क़यादत रियासती इंतज़ामिया अगर ये तमाम बर्बरियत को अगर नज़रअंदाज कर रहा है तो कहीं ना कहीं नौजवानों की ताकत को कुचलने की इसको हम एक साजिश समझेंगे। क्या दूसरी सूरत भी यहाँ पर हो सकती है कि जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, जो नौजवान पुलिस की गोलियों से ज़ख्मी हुए हैं, क्या उनकी मजहबी शनाख्त जो है हुकूमत को इस बात पर मजबूर कर रही है कि वो सारे मामले में खामोशी इख्तियार करे? मैं वाज़े तौर पर इशारतन ये बात कह रहा हूँ। नाजरीन, सियासत टीवी के जो नाजरीन हैं वो समझदार हैं, बात समझ चुके होंगे। मैं जहाँ तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ तक मेरी बात ज़रूर पहुँच रही होगी। क्या सम्राट चौधरी के ज़ेर क़यादत जो रियासती इंतज़ामिया है बिहार का, वो नौजवान जो पुलिस की गोली से ज़ख्मी हुए हैं, क्या उनके मजहबी शनाख्त हुकूमत को, बिहार हुकूमत को इस बात से रोक रही है कि जो पुलिस वाले ये सारे वाक़े में मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से क्या एक वजह है कि वो बिहार की हुकूमत को बिहार की हुकूमत आगे बढ़ने से कतरा रही है या फिर आगे बढ़ने को ज़रूरी नहीं समझती है, क्योंकि ज़ख्मी होने वाले नौजवानों की एक मखसूस मजहबी शनाख्त है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है दरख्वास्त को ये कहते हुए, स्टूडेंट्स की दरख्वास्त को ये कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है कि हिजाब इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपना फ़ैसला है। आइन के मुताबिक अगर ये बात की जाती तो फिर बेहतर होता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोट किया है बाज़ाब्ता इस्लाम का हिस्सा नहीं है। क्या आप किस हवाले से इसको इस्लाम का हिस्सा हिजाब को नहीं कहते, इसकी भी वजाहत इलाहाबाद हाई कोर्ट को करनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टूडेंट्स की जानिब से एक इम्तिहानात के दौरान जो है जो नक़ाब हिजाब पहनकर इम्तिहानी मरकज़ पर पहुंचते हैं उन्हें हिजाब निकालने पर मजबूर किए जाने के हवाले से एक दरख्वास्त इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर अपना फ़ैसला सुनाते हुए दरख्वास्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। हम कह रहे हैं, हम कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अदालतों के बाद बास फ़ैसले अदालतों के लोगों में इंसाफ के यकीन को मजबूत बनाते हैं और बास फ़ैसलों पर शक व शुबा होता है। अगर इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर इस्लाम में हिजाब लाजिम है, इस्लाम में हिजाब का इस्तेमाल नागुज़ीर है, तो फिर आप इस्लाम की अहम ज़रूरत का हिस्सा हिजाब को अदालत नहीं समझता है, तो कहीं ना कहीं अदालत को ये सारे मामले को समझने में कहीं ना कहीं गलती हुई है, या फिर आप किसी एक मखसूस नज़रिए की ऐनक पहने अपने दिमाग को एक मखसूस नज़रिए की सोच के साथ तामीर करते हुए आप इस किस्म का फ़ैसला सुना रहे हैं। अदालत को ख़ास तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले 6-8 माह में ऐसे बेहतरीन फ़ैसले भी सुनाए हैं जिससे इंसाफ की उम्मीदों में इजाफ़ा हुआ है। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसी रियासत में जहाँ पर बुलडोज़र राज है, जहाँ पर अगर नारे लगाए जाते हैं, नारे लगाने वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है, आनन फानन में उनकी दुकान और मकान को मुनहदम कर दिया जाता है बुलडोज़र के ज़रिए से। वहाँ पर अदालत के फ़ैसले, ख़ास तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों ने लोगों में एक उम्मीद, इंसाफ की उम्मीद जगाई है। मगर इस तरह का फ़ैसला कि हिजाब इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है, ये कहते हुए मुस्लिम तालिबात की दरख्वास्त को अदालत का मुस्तरद करना कहीं ना कहीं फिर आस्था की बुनियाद पर माजी में दिए हुए फ़ैसलों की तरफ तवज्जो ले जाने पर हमें मजबूर करता है। नाज़रीन, एक ख़बर राम रहीम के हवाले से है, बाबा राम रहीम के हवाले से, जो जेल में उम्र क़ैद की सज़ा काट रहे हैं असमत रेज़ी के मामले में, कत्ल के मामले में। जब उन्हें ख़ाती पाया गया तो अदालत ने उन्हें उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी, मगर 17 मरतबा वो जेल से अब तक बाहर आए हैं। एक मुजरिम जो मतलब
कन्विक्टेड मुजरिम है, जिसको मुलजिम मुजरिम करार दे दिया गया, अदालत ने जिसको मुजरिम करार दिया है, 17 मरतबा जेल में जाने के बाद से वो बाहर आए हैं। जब जब हमने देखा है कि शुमाली रियासतों में, नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या फिर पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, या हरियाणा हो, यहाँ पर राजस्थान की अगर हम बात करेंगे, गुजरात की अगर हम बात करेंगे, तो हिंदी, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी बेल्ट जितना है वो वहाँ जहाँ जहाँ पर भी इंतखाबात करीब आते हैं या इंतखाबात होने वाले होते हैं, वहाँ पर राम रहीम हो या फिर आसाराम हो, इन्हें ज़मानत पर या पेरोल पर रहा करने का काम किया जाता रहा है। ये आदत बन गई है। 17 मरतबा बाहर है, 12 बार पैरोल पर रिहा किया गया है बाबा राम रहीम को। और फिर आप देखिए कि जिसके ऊपर अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ है, चार्जशीट दाखिल करने में दिल्ली पुलिस ने ताख़ीर की। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के जो फसादात हुए 2020-22 के जो दिल्ली फसादात हुए, वो फसादात में उमर खालिद और शर्जिल इमाम को नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी जा रही है और वो जेल में बंद है पिछले 5-6 सालों से। उन्हें ना ज़मानत दी जा रही है, ना उन्हें मजबूरन बहुत ही 2 या 3 मरतबा मैं समझता हूँ कि उमर खालिद को पैरोल पर वालदा के लिए बहन की शादी के मौके पर पैरोल पर रिहा किया गया था और मुख्तसर मुद्दत की पैरोल पर। लेकिन अब अगर राम रहीम की अगर आप बात करेंगे, आरिज़ी तौर पर 17 मरतबा रिलीज़ में 2017 में इन्हें सज़ा सुनाई गई थी और सज़ा सुनाए जाने के बाद से लेकर अब तक 17 मरतबा पैरोल पर रिहा हुए हैं। और फिर 1-2 रोज़ के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए नहीं, कई दिनों तक ये बाहर रहते हैं। राम रहीम हो या आसाराम हो या फिर दूसरे इस तरह के जो मुजरिमीन हैं जिन्हें अदालत ने सज़ा सुनाई है, वो जेल से बाहर रहते हैं। और न सिर्फ जेल से बाहर रहते हैं बल्कि अपनी सारी सरगर्मियों को भी ये बखूबी अंजाम देते रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक इसको हम अम्र कहेंगे, जिन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ है, जिनको अदालत ने सज़ा सुनाई नहीं है। दिल्ली पुलिस शवाहिद इकट्ठा करने में जिन इल्ज़ामात के तहत जिन नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया है, उनके ख़िलाफ़ में इल्ज़ामात के सबूत शवाहिद पेश करने में नाकामी के बावजूद उन्हें जेल से रिहाई नहीं मिलती। उनकी ज़मानत बार बार ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद कर दी जाती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट से वापस दिल्ली हाई कोर्ट भेजा जाता है। इस तरह से वकीलों को भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में फुटबॉल बनाकर रखा गया है। उसके बावजूद उन्हें ज़मानतें नहीं दी जाती और फिर बाबा राम रहीम जो कन्विक्टेड मुजरिम हैं, गुंडे हैं, कातिल हैं, असमत रेज़ी का जुर्म आयद हुआ है, आसाराम जैसे लोगों पर जिस पर असमत रेज़ी का जुर्म आयद हुआ है और उन पर उन्हें सज़ा सुनाई गई है अदालत में और उन्हें बार बार पैरोल पर रिहा किया जाता है। नादरीन, आपको याद होगा हालिया दिनों में संभाजी नगर, जो महाराष्ट्र का संभाजी नगर इलाका है, वहाँ के एक पहाड़ पर से एक नौजवान ने आईफोन के हवाले से, आईफोन घर वालों को दिलाने पर इसरार करने के हवाले से वो नौजवान ऊपर से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। और फिर उस नौजवान को बचाने के लिए बाप जब पकड़ने उस नौजवान को गए तो बाप साथ में भी नीचे गिर गए थे। और फिर दोनों की मौत के बाद माँ भी दिल बर्दाश्ता होकर माँ ने भी छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। अब ये मामला बिल्कुल बदल चुका है। ये कहा जा रहा है कि आईफोन का ये मसला नहीं है। आईफोन का मसला अगर होता, क्योंकि पहले से ही वो जो मुतवफ़ी नौजवान है जिसने अपनी जान दी है, कुनाल के पास पहले से ही एक आईफोन मौजूद था। कुछ घरेलू तनाज़ा था जिसके हल के लिए ये लोग वहाँ पर पहुँचे थे। बेटा
बाप और माँ वहाँ पर पहुँचे थे और गुफ्तगू इतनी कशीदा हो गई, इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि वह नौजवान कुनाल जो है उसने धमकी देने की कोशिश में वो ऊपर से गिर गया और उसको बचाने में माँ बाप जो है भी फिसल कर पहाड़ से नीचे गिर गए और फिर दोनों को नीचे गिरा देखकर माँ ने भी अपनी जान दे दी। ये नया वर्जन महाराष्ट्र की संभाजी नगर पुलिस की जानिब से आ रहा है। ये सारे मामले की तहकीकात अब गहरी होते जा रही है और इस तहकीकात में नए नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, नई नई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। ये सारा मामला सिर्फ़ और सिर्फ आईफ़ोन की हद तक महदूद नहीं है। इस तरह के दावे संभाजी नगर पुलिस की जानिब से किए जा रहे हैं। अहम बात यह है कि क्या वजूहात थे आईफ़ोन का अगर मसला, क्योंकि आप अगर वो सारी गुफ्तगू देखेंगे और वीडियो वायरल वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको सुनाई देगा कि तुझे फ़ोन दिलाएंगे, बस बैकग्राउंड से एक आवाज़ आ रही है। तो लोगों ने शायद यही समझा और उसका एक नैरेटिव बना लिया, एक राय कायम कर ली है सारे मामले में कि नौजवान को, उस लड़के को, कुनाल को मोबाइल फ़ोन आईफ़ोन की मांग कर रहा था और आईफ़ोन नहीं दिलाने से दिल बर्दाश्ता होकर उसने पहाड़ से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी और उसको बचाने में उसके बाप वालिद जो है वो वालिद उसको बचाने के लिए आगे बढ़े और वो भी स्लिप हो गए, फिसल कर वो भी नीचे गिर गए और माँ ने भी अपनी जान दे दी। ये एक 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 नैरेटिव बनाया गया था जिसकी बुनियाद पर जो है ये सारे मामले को रखा गया है। मगर अब ये महाराष्ट्र की संभाजी नगर पुलिस की तहकीकात कुछ एक नई चीज़ें जो है सामने लाने का काम कर रही है। एक खबर आशुतोष रांका की हवाले से। आशुतोष रांका कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान है और आपको याद होगा चंद दिन कबल वो राजस्थान के एक स्कूल में दौरा करने के लिए, स्कूल का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर आशुतोष रांका पर हमला किया गया। वहां के मुकामी लोगों ने, कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि मुकामी लोगों ने आशुतोष रांका पर हमला किया और आशुतोष रांका और दूसरे जो लोग थे, बाद में जो लोग वहाँ पर गए थे स्कूल का दौरा करने के लिए, उन्हें उनके साथ भी मारपीट की गई है। मगर अब राजस्थान पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान आशुतोष रांका पर SC/ST एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है। देखिए शायद हो सकता है कि आशुतोष रांका या इस तरह के मुस्तकबिल में जितने भी लोग हैं, CJP के हो या फिर NSUI के हो या फिर दीगर दीगर तंजीमों के हो, उन्हें मुस्तकबिल में स्कूल ठीक करो तहरीक से रोकने के लिए एक साजिश इसको कही जा रही है जो राजस्थान से शुरू हुई है। राजस्थान में डबल इंजन की हुकूमत है फ़िलहाल, BJP रियासत में बरसर इक़्तिदार है और हालिया दिनों में अमित शाह भी वो राजस्थान गए थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बुलंदबांग तकरीरें और ऐलानात भी किए। मगर ज़मीनी सतह पर अगर आप देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तालीमी निज़ाम जो है, सरकारी तालीमी निज़ाम जो है वो उस पर जो है तनक़ीदें हो रही हैं और इंतहाई अबतर और ख़स्ता हाल तालीमी निज़ाम है। कहीं की भी अगर बात कर लें, हम हिंदुस्तान भर की अगर बात करेंगे तो सरकारी तालीमी निज़ाम के साथ मुसलसल खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से माशी तौर पर पसमानदा तबक़ात के बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं। बहुत से सर्वे भी इस हवाले से आए हैं सामने, बहुत सारे रिपोर्ट्स भी सामने आए हैं कि हर 4 में से एक नौजवान हिंदुस्तान में फ़िलहाल तालीम तर्क कर रहा है। इसकी अहम वजह यही समझी जाएगी कि जो सरकारी तालीमी निज़ाम है, वो सरकारी तालीमी निज़ाम कहीं ना कहीं मुतज़लज़ल है और ख़स्ता हाली का शिकार है। आशुतोष रांका के ख़िलाफ़ में मुकदमा दर्ज किया गया है। जयपुर के में एक SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत ये मुकदमा, SC/ST एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है। रांका का कसूर इतना था कि स्कूल ठीक करो मुहिम के तहत रांका और CJP के दीगर साथियों ने
राजस्थान के जयपुर में एक स्कूल का मुआयना किया था जो SC ST हॉस्टल है वहाँ पर। देखिए, CJP ने बाज़ाब्ता एक तहरीक की शुरुआत की है। अब स्कूल ठीक करो, स्कूल ठीक करो के तहत CJP ने लोगों से ये अपील भी की है कि वो अपने अपने इलाक़ों के स्कूलों के मुताल्लिक़ जानकारियाँ फ़राहम करें। उसके बाद जो है सारी टीम निकल कर वहाँ पर पहुँचेगी और हुकूमत पर दबाव डालेगी और बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया जाएगा। हालिया दिनों में 2 दिन कबल अभिषेक दीपके का भी एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था ये जो आरइश और ये तज़ीन नौ सरकारी कोठियों की अरकान पार्लियामेंट की, अरकान असम्बली की और मिनिस्टर्स के कोठियों की जो तज़ीन नौ और आहक पाशी में 64.63 करोड़ रुपए के अखराजात की जब से खबर सामने आए तब से CJP का यही कहना है कि अपने अपने मकानात और घरों को दुरुस्त करने के बजाय स्कूलों को दुरुस्त करो। ये CJP ये मांग कर रही है। मुझे इशारा मिल गया है, अपनी बात को सरसरी तौर पर 3-4 अहम खबरें हैं, वो खबरों पर तबसरा करते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। एक खबर ये है, अमेरिका ने H1B वीज़ा के लिए 1,03,265 अमरीकी डॉलर की फ़ीस तजवीज़ की है। एक बहुत बड़ी रकम इसको मानी जाएगी। शायद हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने जो है ये फ़ीस तजवीज़ की है। और H1B वीज़ा के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ रहा है वो हमेशा सख्त मौक़िफ़ रहा है। H1B वीज़ा के हवाले से हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स और जो माहिर सॉफ्टवेयर मुलाजिमीन जो है, माहिरीन सॉफ्टवेयर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहे हैं। एक खबर ये है कि तेलंगाना BJP के सरबराह रामचंद्र राव ने जो ट्यूशन फ़ीस की अदम अदायगी, फ़ीस रीइंबर्समेंट का मामला है, फ़ीस बाज़ अदायगी का मामला है, उस पर जो है BJP के सरबराह, तेलंगाना BJP के सरबराह रामचंद्र राव अपनी भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं। एक खबर यह है, हुकूमत ने तेलंगाना ये मॉडर्नाइज पॉलिटेक्निक एजुकेशन के हवाले से एक पैनल फॉर्म देने का काम किया है क्योंकि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स का मुसलसल एहतजाज जारी है और नए जियो 17 को लेकर स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हुए हैं और मुसलसल इस बात की मांग कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि जियो 17 से दस्तबरदारी इख्तियार करे हुकूमत। इसी हवाले से अब तेलंगाना हुकूमत ने पॉलिटेक्निक, मॉडर्नाइज पॉलिटेक्निक के लिए जो है एजुकेशन के लिए एक नए पैनल की तश्कील अमल में लाई है। देखना है कि पैनल किस हद तक काम करता है। एक आखिरी खबर यह है कि 12 लाख हैदराबाद के जो वोटर्स हैं, 12 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनको शख्सी तौर पर सुनवाई का सामना करना पड़ेगा SIR की नोटिसों पर। ये 12 लाख की तादाद बताई जा रही है। नोटिस जारी किए, पूरी तफसीलात कल हमने पेश की थी और फिर अब ये खबर ये इत्तला आ रही है कि जो लोगों को हैदराबाद में नोटिस जारी की गई है उसमें से 12 लाख ऐसे होंगे जिनको शख्सी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो टीम तश्कील दी गई है उसके सामने पेश होना पड़ेगा। शख्सी तौर पर ऐसे 12 लाख वोटर्स हैं जिनको नोटिसें जारी हुई हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है, सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।